Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, today, let's discuss the summary of Chapter 1 of Block 1 and 2, BZYCT 135, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो BZYCT 135 का फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का ब्लॉक 1-2 वाला जो किताब है आपका, उस किताब का चैप्टर 1 का समरी हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Summary start. In this unit, you have studied that the number 1 point, all heterotrophic organisms require a balanced diet of nutrition to survive, grow, and meet the energy demand. Now, nutrition that must be supplied to the animal in diet are called as essential nutrition, and the requirement for these essential nutrition indicated the animal's synthesis ability. Animals also have a quantitative requirement for nutrition, and they do not get required amount. Deficiency syndromes and the suboptimal growth result. Food is obtained by animal in different ways, and feeding strategies have evolved according to the nature of the food required. Digestion is the breakdown of complex food molecules into simpler constituents, and two broad categories of the chemical digestions are seen: intracellular and extracellular. Intracellular digestion is characterized of primitive animals, and extracellular digestion of the higher forms. Extracellular digestion of the protein, carbohydrate, and lipid is a step process in which large amount of molecules are broken down by the action of the specific enzyme. Now, enzyme lipase are not as specific as carbohydrate and protease. वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके और अपने एनर्जी डिमांड को पूरा कर सके. नाउ इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द एनिमल. द डाइट आर एसेंशियल न्यूट्रिशन. अब इसके लिए हमें चाहिए क्या? न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन चाहिए जो कि एसेंशियल हो. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए इसके लिए. एनिमल के डाइट में हमें चाहिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंड रिक्वायरमेंट फॉर दिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंडिकेटेड द एनिमल सिंथेसिस एबिलिटी. और ये जो न्यूट्रिएंट्स का डिमांड है ये उनके सिंथेसिस करने की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूट्रिशन किसको चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए, है ना. जैसे काऊ को चाहिए सेल्यूलोज से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं. अब वही अगर कोई ह्यूमन होगा तो उसको चाहिए होगा कुछ और. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, उसकी सिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा न्यूट्रिएंट्स हम दें. एनिमल हैव आल्सो अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिशन एंड दे नॉट गेट रिक्वायर्ड अमाउंट एंड दे डोंट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट. डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स एंड सब ऑप्टिमल ग्रोथ रिजल्ट्स. अब कई बार ऐसा होता है कि जो उन्हें चाहिए उस अमाउंट पे जब उन्हें नहीं मिल रहा है, उस रिक्वायर्ड अमाउंट उन्हें नहीं मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिशिएंसी. मतलब उनको उस चीज़ की डेफिशिएंसी है. अब बोल रहा है कि फूड जो है एनिमल डिफरेंट वेज में ऑप्टेन कर सकते हैं, फीडिंग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग एंड नेचर ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, यानी जितना उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डाइजेशन का मतलब होता है कि एक बड़ा सा खाना का जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट. मतलब जो बड़ा सा खाना है, जो बड़ा सा पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो सके. दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. इसका दो कैटेगरीज होता है, एक केमिकल डाइजेशन और दूसरा होता है एक होता है केमिकल डाइजेशन जो कि इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर में दिखता है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैरेक्टराइज प्रिमिटिव एनिमल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन हायर फॉर्म्स. मतलब जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें होगा इंट्रासेलुलर और जो बड़े होंगे उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इज अ स्टेप प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम. डेफिनेटली क्या बोल रहा है? बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा एंड देन किसी एंजाइम के हेल्प से होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज डाइजेशन. एंजाइम लाइपेज आर नॉट एज स्पेसिफिक एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीएजेस. अब एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, आपको भी पता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का हमें डाइजेशन करवाना है तो उसके लिए अलग एंजाइम, प्रोटीन के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग होगा और वो स्पेसिफिक होगा. यानी वो जो तुम्हारा एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करने में लग रहा है वो प्रोटीन नहीं कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. मतलब किसी एक के लिए फिक्स्ड है, वो उसी को उसी को रिएक्ट कर सकता है, वो स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक का होने का यही मतलब है. तो यहाँ पे लाइपेज एक ऐसा है जो स्पेसिफिक जो है नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीएजेस के जैसा. Secretion of digestive juice is under the neural and hormonal control. All the gastrointestinal hormone are peptide. Both direct activation by the arrival of the food chyme in the gut and neural activation stimulates the endocrine cell of the alimentary canal to the secretory hormones. Now, the product of digestion is taken up by the absorptive cells of the intestine and transferred to the blood capillaries and lymphatic system. Transport of some sugars occur by the facilitated diffusion, which does not require metabolic energy. Most sugars and amino acids are transported with a
plus and carrier molecules requiring energy. The product of the fat digestions are absorbed by the diffusion across the cell membrane. The absorbed nutrition provide the fuel for the body metabolism. The chemical energy used for the metabolism in a measured as a heat energy, and the given class of the food will liberate the amount of heat and require the same amount of oxygen, which oxidizes to its end product of carbon dioxide and water. The heat production and the oxygen consumption help provide information about the metabolic rate of a animal. देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं वन बाय वन. ओके, सेक्रेशन ऑफ डाइजेशन जूसेस एंड द न्यूरल हार्मोन कंट्रोल. मतलब जो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेट हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल. न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो होता है वो पेप्टाइड होता है. आपको याद रखना है उसका नेचर क्या होता है. वो पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड नेचर होता है. बोथ डायरेक्ट activities by the arrival of the food chyme in the gut and neural activation stimulates the endocrine cell of the alimentary canal and secrete the hormones. बोल रहा है कि जो भी काइम का मतलब पता है, काइम का मतलब पता है, मतलब होता है कि जब भी आपका फूड मटेरियल्स स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करे, दैट इज कॉल्ड काइम. आप जब खाना खाते हो, सलेवी के साथ वो मिक्स हुआ, मैस्टिकेशन हुआ उसका, एंड देन उसके बाद में जब वो इसोफेगस से पास करेगा ना, उसको बोलस बोलते हैं. ठीक उसी तरह से जब स्टमक से इंटेस्टाइन में पास करता है तब उसको काइम बोलते हैं, वो काइम फॉर्म हो जाता है. तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो काइम है, यही बोल रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ द अराइवल ऑफ द फूड काइम इन द गट, मतलब गट में जब काइम का अराइवल होगा तो एंड न्यूरल एक्टिवेशन स्टिमुलेट द एंडोक्राइन सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू सीक्रेट हार्मोन्स. तो वैसे ही देखो, डाइजेशन तो हमारा स्टमक में पूरी तरह से नहीं हो जा रहा है. पूरी तरह से डाइजेशन स्टमक में होता है क्या? बिल्कुल नहीं. इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है पूरी तरह से. तो अब जो काइम वहाँ पे गया इंटेस्टाइन में, तो वो तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, मतलब अनडाइजेस्टेड भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो पार्शियली डाइजेस्ट होकर जाएगा, अगर प्रोटीन होगा देन ऑल्सो पार्शियल डाइजेस्ट होकर जाएगा, बट फैट होगा तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जाएगा. तो डिपेंड्स ऑन द फूड कि कैसा फूड वो है, बट या हम बोल सकते हैं वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फॉर्म में वहाँ जाता है. मतलब पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट जो है वो हमारा इंटेस्टाइन में ही होता है, तो वहाँ पे जाता है. तो अब वहाँ पे भी तो डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे डाइजेशन होने के लिए एंजाइम सिक्रीट होंगे. एलिमेंट्री कैनाल न्यूरल एक्टिवेशन होगा, एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वहाँ पे उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट करेगा क्या? हार्मोन सिक्रीट करेगा. द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन टेकन अप बाय द एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफर टू द ब्लड कैपिलरीज. अब जो हमारा प्रोडक्ट डाइजेशन का बाद में हुआ, यानी डाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, अब वो प्रोडक्ट क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव सेल्स उसको लेंगे और उसको ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर देंगे. हमारा ब्लड कैपिलरीज लिम्फेटिक सिस्टम उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, एंड कुछ शुगर्स का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है, वाइल जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती. वो डज नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी. मोस्ट शुगर्स आर अमीनो एसिड एंड ट्रांसपोर्टेड विद सोडियम. कुछ सोडियम एंड कैरियर मॉलिक्यूल्स के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वी नो दैट जहाँ पर भी कैरियर मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी. द प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अब्जॉर्ब बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक उसी तरह से फैट का डाइजेशन जब हो जाता है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन से. सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन से वो एब्जॉर्ब होता है. नाउ वी मूव टू द last point of this page. The absorbed nutrition provide fuel for the body metabolism and the chemical energy used for the metabolism can be measured by the heat energy. अब जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ वो क्या है? बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए फ्यूल का काम करता है. जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरो तो गाड़ी चलता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जब खाना भरो, यानी हम खाना खाएंगे, डाइजेशन होगा, रिएक्शंस होगी, एनर्जी बनेगी, H2 बनेगा, CO2 रिलीज होगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम ऑक्सीजन लेंगे, और यू कैन से जो ब्रेकडाउन का काम हो रहा है, जो डाइजेशन का काम हो रहा है, ऑक्सीजन लेने की वजह से वो रिएक्शन हो पा रहा है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस ही हमें एनर्जी देती है, और ये कंप्लीट प्रोसेस से ही हमें जो है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म वर्क करता है. और अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं वर्क करेगा, वी विल डाई. कोई भी इंसान बिना खाने से बच नहीं सकता है. वही बोल रहा है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी को फ्यूल देता है, यानी वो फ्यूल की तरह काम करता है हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए. तो केमिकल एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म में मेजर एज हीट एनर्जी. अब यही केमिकल एनर्जी जिसको मेटाबॉलिज्म के लिए हमने यूज़ किया उसको हम हीट एनर्जी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. अ गिवन क्लास ऑफ फूड विल बी लिबरेट द same amount of heat and require the same amount of oxygen with oxidized to its end product of carbon dioxide and water. The heat production and oxygen consumption help providing information about the metabolic rate of the animal. अब heat production और oxygen consumption हमने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो कुछ नया नहीं. ओके, सो वही हेल्प करता है मेटाबॉलिक रेट ऑफ द एनिमल को बैलेंस करने में. अब टर्मिनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड व्हाई इट इज that certain nutritions are essential for some animals and non-essential for the others. देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस है. ठीक है,
फिर सेकंड क्वेश्चन है, मेक अ टेबल दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरसेलुलर एंड एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन एंड गिव सम एडवांटेज ऑफ द एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन फ्रॉम दैट information, okay, and what prevent the epithelial lining of the wall of the stomach of the animal from being digested by the cells, right? And what are the end product of food that can be absorbed by the food? Explain how absorption of fat differs from the absorption of protein and sugar. Fill in the name of the enzyme associated with the carbohydrate digestion in human in the chart given below. Okay, so students, हम जो ये क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस टर्मिनल क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, अच्छी बात नहीं है. ओके, सो सॉल्व फॉर टुडे. एंड वन इन्फॉर्मेशन कि कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा है. तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, ठीक है. मैं कोई प्रोफेसर, कोई टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो मैं जस्ट एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ. और ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का लेक्चर है. तो इन केस आप ये समझ सकते हो कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इस चैप्टर के लेकर के, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए. कुछ टीचर्स के रटे हुए होते हैं, प्रोफेसर्स के रटे हुए होते हैं, इसलिए उनको बहुत स्पीड हो जाता है. तो मेरा तो उतना रटा हुआ नहीं है. मैं थर्ड ईयर में हूँ और ये आपका सेकेंड ईयर का कोर्स है. तो मेरा बहुत ज़्यादा रटा हुआ नहीं है. स्पीड तो होना चाहिए नहीं था, लेकिन टॉपिक पे होल्ड है तो स्पीड थोड़ा होता होगा. आप लोग बहुत लकी हैं कि यूट्यूब में मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब में फीचर होता है कम करने का. तो उन स्टूडेंट्स के लिए या मेरे जूनियर्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग अगर स्पीड ज़्यादा लगता है तो वो लोग उसको क्या करें, स्पीड को कम करके देख लें. और आई होप आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. बाकी देखो, मैं अगर स्पीड घटाना है तो घटा सकती थी, लेकिन क्योंकि आपका ये क्या है, ये कोर्स स्टडी नहीं है, ये बिल्कुल भी कोर्स स्टडी नहीं है. 15 मार्च को इस चैप्टर का आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्ज़ाम है. अब आप ही मुझे बताओ. और वॉल्यूम कितने हैं? वॉल्यूम 2 हैं. इतने मोटे मोटे 2 किताब आपका फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का. अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो में जाया जाए तो क्या 15 को एग्ज़ाम आप दोगे तब तक ख़त्म हो पाएगा? डेफिनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता. पर हाँ, 2 दिन में ये जो मैं अपलोड कर रही हूँ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड समरी का हो रहा है, सो दैट एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से पास कर जाएं. एंड डेफिनेटली इसमें यह तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रेजुएशन है, ये क्लास 1-2 नहीं है. और ग्रेजुएशन है, सेकेंड ईयर है, वो भी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, सबसे लंबी यूनिट. अब इसका अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो जाऊंगी तो आई रियली डोंट थिंक कि आपका 15 मार्च से पहले कंप्लीट हो पाएगा. इसीलिए अगर पर्सनली किसी को लगता है तो वो स्लो कर सकता है इस फीचर को, और मैं इसी स्पीड में रहूँगी सो दैट आप कम से कम एक रिवीज़न 15 मार्च से पहले कर लो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, इम्पॉर्टेंट समरी का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आना है. और जो प्रीवियस चैप्टर का मैंने लेक्चर अपलोड किया था और कुछ लेक्चर अपलोड हम नहीं कर पाए थे, क्वेश्चंस एकदम अपडेट, जो टर्मिनल क्वेश्चंस थे और जो समरी से थे वहीं का है. और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर 11-12 का चैप्टर इससे मिलता जुलता है तो उसको पढ़ के चल जाओ बहुत अच्छे से, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि बहुत हद तक वो हेल्प कर देगा, क्योंकि वो आपका पकड़ में होगा, आपकी होल्ड में होगा. थोड़ा उसको भी आप अगर उससे रिलेटेड, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन आया था, BBYCT 135 का डबल फर्टिलाइजेशन आया था, तो डबल फर्टिलाइजेशन 11-12 में नहीं पढ़े हो? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े हो ना 12 में, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े हो 10th में. आई नो ग्रेजुएशन का थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन डायग्राम तो नहीं बदल रहा है ग्रेजुएशन में, डायग्राम तो वही है. आप उस डायग्राम को अच्छे से बनाओ, लेबलिंग नहीं बदल रहा, लेबलिंग बनाओ, और मैटर इज़ सेम. जो मैटर है वो कहीं भी अलग नहीं है. तो इनकेस अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छे से लिखे, अच्छे से मार्क्स लाए. लेकिन किसी को अगर सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो कुछ ना लिखने से अच्छा है कि वो डबल फर्टिलाइजेशन जो इंटर में पढ़ा है उसी को बना कर लिख दे. कम से कम उसको 0 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. लेकिन क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आई रियली डोंट थिंक कि बहुत बड़ा पार्ट इसका आपका किसी दूसरे क्लास से मिल पाएगा, तो इसीलिए इसका आप यहीं से अच्छे से पढ़ लीजिए. टर्मिनल क्वेश्चंस करो, गेस्ट पेपर को थोड़ा सा देख लो, समरी कर लो. आई रियली डोंट थिंक
कि इससे प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगा। एटलीस्ट 2 दिन में इतना ही किया जा सकता है। बाकी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए एंड जब मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर वाइज और थोड़ा सा स्लो बोल के ही अपलोड करूँ। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।